यार ये सबको। हेलो। यस सर। ऑडिबल टू ऑल। यस सर, आवाज आ रही है। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। यस सर, आवाज आ रही है। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। सर आवाज आ रही है, यस सर। हेलो। क्लास में नहीं है क्या? इसीलिए तो बोलेगा नहीं। हेलो। इसीलिए बोलते हैं। इसी से ऑन कर दो। आवाज नहीं आ रही। हेलो। आपको आवाज आ रही है? कुछ भी अगर आवाज आ रही है तो। यस सर, यस आवाज आ सर, रही है। आवाज आ रही है। अभिषेक, आयुष, आरती। यस। यस सर, आवाज आ रही है। यस सर, आवाज आ रही है। एनी डाउट? पिछले क्लास का कोई डाउट है? अगर किसी ने रिवाइज किया हो प्लीज बताइए। कोई डाउट तो पूछ। आयुष, अभिषेक, आरती, कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके। तो लास्ट क्लास थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स क्या होता है कि जो आप इनकम अर्न करते हो इंडिया में, ठीक है, जो भी इनकम होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देना रहता है। ठीक है, इनकम के हमने 5 रेट्स पढ़े थे, राइट? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लाइक इंटरेस्ट। डायरेक्ट टैक्स क्या था आपका? इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या था? जीएसटी। मीन्स कि जो आपका जीएसटी जो क्या होता है, जो किसी और कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देते हैं। वेयर इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को अपने जेब से देते हैं, हम किसी से रिकवर नहीं कर सकते, राइट? देन हमें पता है इनकम टैक्स 2025 1961 अप टू 31/3/2026 तक अप्लीकेबल था। उसके बाद क्या अप्लीकेबल हो गया आपका? इनकम टैक्स 2025, राइट? यहाँ पे टैक्स का कॉन्सेप्ट है 1/4/2026 से लेकर 31/3/2027 तक का कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, इसी को हम अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं, इसी को हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, राइट? पर्सन की डेफिनेशन मैंने पढ़ाई, कितने तरीके का पर्सन है? 7 तरीके का पर्सन मैंने बताया था आप लोगों को, राइट? पर्सन क्या बताया था? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, कंपनी, उसके बाद एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। 7 तरीके के पर्सन आपको बताया था, राइट? उसके बाद हमें पता स्लैब रेट क्या होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। रेसिडेंशियल स्टेटस हम आज पढ़ेंगे डिटेल में। स्लैब रेट क्या होता है?
स्लैब रेट मैंने बताया था कि इंडिविजुअल या एचयूएफ के ऊपर जितनी इनकम होती है उसको स्लैब के ऊपर टैक्स लगाते हैं। डायरेक्टली फ्लैट रेट पे एप्लीकेबल किया जाता है। टैक्स क्यों पे करते हैं? व्हाई? हु पे टैक्स? बिजनेसमैन इन इंडिया या इंडिविजुअल भी करते हैं? आंसर इज यस। व्हाई डू ओनली सेम सम ऑफ दे पे? क्योंकि भाई जब स्लैब रेट क्रॉस होगा या बेसिक एग्जेम्पशन क्रॉस होगा, बेसिक एग्जेम्पशन बताया था मैंने कि 0 से 4 लाख तक नील है, ओल्ड एग्जाम में 0 से 3 लाख तक नील है। ठीक है, फिर बताया था मैंने इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन मनी नॉट ऑन इनकम। सॉरी, टैक्स ऑन इनकम नॉट ऑन मनी, उल्टा बोल गया मैंने। टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे लगता है, मनी पे नहीं लगता। आपने किसी से लोन लिया कि उस पर टैक्स लगेगा? नहीं। अगर आपकी वो इनकम है जो आपने मेहनत से कमाया है उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है जी। टैक्स कंपलसरी नेचर है, कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर किसने दिया है? आर्टिकल 265। क्लियर है? क्यों लगाता है? सोसाइटी वेलफेयर के लिए, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ये पैसे का यूज कहाँ पे किया जाता है? डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रोड, पॉलिसी, हर जगह पे गवर्नमेंट यूज करती है। पावर टू लेवी कहाँ पे दिया है? 246 में, आर्टिकल 246 में दिया हुआ है। 265 कहता है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। 246 में दिया हुआ है 7th शेड्यूल के अगेंस्ट, यूनियन लिस्ट के अगेंस्ट। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट मैंने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा दिया था आप लोगों को। इनकम टैक्स वर्सेस जीएसटी। इनकम टैक्स पे लगता है इनकम के ऊपर, जीएसटी किस पे लगता है? सेल के ऊपर या सप्लाई के ऊपर। नेचर क्या होता है? डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब आपकी जेब से, इनडायरेक्ट मतलब किसी और की जेब से। साल में एक बार आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें क्या होता है? क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं, मंथली फाइल कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, इसमें क्या है? सेंट्रल स्टेट दोनों करती है। ये जीएसटी ट्रांजैक्शन पे होता है और ये इनकम पे। क्लियर है? फिर चलते हैं नेक्स्ट। इनकम टैक्स लॉ इज जस्ट, आपका इनकम टैक्स लॉ के क्या क्या मतलब हथियार क्या है? इनकम टैक्स 25 फाइनेंस एक्ट के तहत उसके रूल्स है, नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है एंड जुडिशियल डिसीजन है, उसके हेल्प से ये एक्ट बनता है। ये समरी था जो कि आपके लिए रिलेवेंट है, केवल ये रहा, ये नहीं रहा। टैक्स ईयर में बता चुका हूं कब से कब तक, बोलिए। टैक्स ईयर कब से कब तक होता है? ऑनलाइन वालों, हेलो। 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है सर। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सर। गुड। अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे तो बता देते पहले। यस ठीक है, सर, दिख रही है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च, राइट। नेक्स्ट हाँ, आता है आपका टैक्स कौन कौन पे करता है? बताइए, पर्सन कौन कौन से होते हैं? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, आगे। एसीपी, बीओआई और लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन। ठीक है, हम्म, नेक्स्ट आता है, यही पढ़ाया था मैंने। इंडिविजुअल जैसे कि आप और मैं। एचयूएफ मतलब हिंदू वन डिवाइड फैमिली, जिसमें कर्ता होता है, कर्ता डिसीजन लेता है। कंपनी रिलायंस, इंफोसिस, टीसीएस। फर्म एलएलपी जैसे सीएमओ हो गया हमारा, या टीकेसी एकेडमी, इसे एलएलपी। क्लियर है आप लोगों को? व्हाट इज इनकम? इनकम फ्रॉम सैलरी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट हो सकता है, लॉटरी हो सकता है, समटाइम्स गिफ्ट। गिफ्ट अगर कोई अलग अदर रिलेटिव दे, अदर देन रिलेटिव, तो क्या है आपका? इनकम माना जाएगा। रिलेटिव दे तो इनकम। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होता है। 5 हेड्स ऑफ इनकम। नेक्स्ट, उसके बाद आप देखिए इनकम टैक्स कंपटीशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? रेजिडेंशियल स्टेटस। वार्षिक क्लास से काम। रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब कौन सा इंडिया का रेसिडेंट है, कौन सा नॉन रेसिडेंट। अगर नॉन रेसिडेंट है मतलब इंडिया का है ही, तब उस पर टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। उसके लिए क्या लेंगे हम? उसी खाली इंडिया की इनकम देंगे टैक्सेस के लिए। और अगर रेसिडेंट है तो कहीं का भी है, इंडिया में कमाए, इंडिया के बाहर कमाए, दैट विल द टैक्स। क्लियर है?
नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा, 5 हेड्स ऑफ इनकम सीखेंगे हम, अलग अलग चैप्टर्स है, 5 चैप्टर्स। देन ग्रॉस टोटल इनकम निकालना सीखेंगे, देन डिडक्शन सीखेंगे और देन टोटल। क्लियर है? देन टैक्स लायबिलिटी निकालना सीखेंगे। ये प्रोसेस है, हमें यही 5 चीजें सीखनी है पूरे इनकम टैक्स क्लास आने वाले 2 महीने। ठीक है जी। स्लैब रेट्स, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, 4 लाख तक नो टैक्स। ठीक है जी। मैंने मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट भी बताया था, रिबेट भी बताया था, सरचार्ज और हेल्थ एजुकेशन सेस भी बताया था। देखिए रिबेट क्या होता है, सपोज करो गवर्नमेंट ने बोला है कि 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो नो टैक्स। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि 0 से 4 लाख पे जीरो रेट, 4 से 8 लाख में 5%, 12 8 से 12 पे 10%, 12 से 16 पे 15%, 16 से 20 पे 20%, 20 से 24 पे 25%। अब सपोज करो किसी की इनकम 11 लाख रुपए की है, 11 लाख पे टैक्स कितना होगा, फटाफट कॉपी निकाले और बताएं, कैलकुलेट कीजिए। इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग मुझे बताइए 11 लाख पे टैक्स कितना बनेगा। 15%। गलत जवाब। नेक्स्ट, बताइए बताइए। एक का आंसर आया 50। चेक करते हैं। एक का आया 15%। अभिषेक, स्वयं, आयुष बताइए। आप लोग क्लास में है या नहीं है? 10% होनी चाहिए सर। 10%। 10% होनी 10% चाहिए। चाहिए 11 रुपए, सॉरी। गलत जवाब। चलिए अब मैं निकाल के दिखाता हूँ। किसी का 11 लाख का इनकम है, ठीक है, तो 0 से 4, 0, 4 से 8 लाख तक कितना लगता है, 5%। तो 4 लाख की इनकम हो गई, 8 लाख माइनस 4 लाख कितने परसेंट, 5%, 20,000। डन। उसके बाद 8 से 11, 11 हुआ ना, मतलब 8 से 12 लाख को कितनी इनकम है आपकी, 3 लाख रुपए। भाई इस 4 लाख को, स्टार्टिंग के 4 लाख की क्या हो, 0। सर 52,000 होगी। क्लियर है? हाँ 50। देखिए 4 लाख का 5%, 20,000। और फिर ये देखो 8 से लेके 12 के बीच में 11 लाख है ना हमारा, तो 3 लाख दूंगा मैं, 11 लाख हो गया, मल्टीप्लाई में 10%। इस पर कितना रेट लगता है, 10% ही तो है, कितने हो गए, 50,000। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर आपका 12 लाख तक का इनकम है तो टैक्स आपको कितना पे करना है, 0। तो गवर्नमेंट फिर यहाँ पे 50,000 का रिबेट दे देगी। अच्छा इसमें 4% भी जोड़ेंगे, ठीक है, तो 2,000 का और हो जाएगा, 52,000 रुपीज। क्लियर है? और फिर इसको गवर्नमेंट ने बोला है क्या, कि 12 लाख तक क्या है टैक्स, 0। क्या है, 0। तो अब ये रिबेट हो गया 52,000 रुपए। क्लियर है? गवर्नमेंट ने बोला कि अगर 12 लाख तक का इनकम तो टैक्स आपको पे करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने क्या दे रखा है, रिबेट दिया हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है मार्जिनल रिलीफ। जैसे मैंने कल आपको क्लास में एग्जांपल दिया था, अगर 12.5 लाख तक की इनकम है या 12,25,000 है, तो 25,000 रुपए के चक्कर में हमारे पास कितना टैक्स बन रहा था, 63,000 समथिंग बन रहा था, राइट। तो गवर्नमेंट ने वो बोला कि 25,000 तक
25,000 इनकम की वजह से 63,000 का टैक्स बन रहा था। लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था आप लोगों को, याद हो तो 63,000। चलो मैं एग्जांपल दोबारा ले लेते हैं यहीं पे, मार्जिनल लिमिट क्या होता है दोबारा देखिएगा। सपोज करो आपकी 12 लाख की इनकम, 12,30,000 की इनकम, बताइए टैक्स कितना होगा, फटाफट बताइए। 12,30,000 पे टैक्स कितना होगा, बताए फटाफट। So 64,500. Hello? हाँ जी 64,500. ओके, देखिए नोट भी कर लेना है तो। देखिए कितने इनकम होता है, 12,30,000 ना, जीरो से 4, 81,200. कितना 30,000 हो जाए, बताए कितना हो गया, 64,500 प्लस सेस 2580। गुड मॉर्निंग, चलिए 6703। अब देखिए आप मुझे टैक्स कितना बना हुआ टोटल, इनकम कितनी ज्यादा थी हमारे पास 12 लाख से, ओनली 30% हमारे पास ज्यादा था। कितना था, 30% फालतू था, 30,000 फालतू था हमारे पास। इस 30,000 के लिए तो 67,000 रुपये लगा था। तो गवर्नमेंट कहती है 60 माइनस 30,000, 37,080, ये आपको मार्जिनल रिलीफ दे दिया जाएगा। कितना मार्जिनल रिलीफ हो गया, 37,080, और बाकी 30,000 टैक्स ले लिया जाएगा आपसे। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। क्लियर है, सरचार्ज मैं आपको बताऊंगा। अलग अलग इनकम रेट से, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर क्रॉस हो जाती है तो 10% का सरचार्ज लगता है। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो जाए तो 10% का सरचार्ज लगता है, सॉरी 15% लगता है। देन वैसे 2 करोड़ 5 करोड़ अगर क्रॉस होता है तो अलग अलग सरचार्ज का रेट अप्लीकेबल होता है। ठीक है, कंपनी के ऊपर अगर 1 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट आया तो सरचार्ज लगता है। पार्टनरशिप के ऊपर अगर 1 करोड़ से ऊपर आया तो 12% का सरचार्ज लगता है। मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगना इज कॉल्ड सरचार्ज। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लगता है, 4%, दैट इज अ फाइन। क्लियर है, यही लास्ट क्लास में वो बताया था मैंने। नेट रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट ये हम अभी पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताया गया था। पर्सन कौन कौन से होते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, पीओआई एंड लोकल अथॉरिटी, एजीपी। कौन कहते हैं, सेक्शन 2 में लिखा हुआ। ठीक है, टैक्स ईयर कब से होता है, दोबारा बता दीजिए प्लीज एक बार टैक्स ईयर मुझे। टैक्स ईयर कब से कब तक होता है, प्लीज ऑनलाइन वाले चुपचाप ना बैठे, क्लास में सर पार्टिसिपेट। 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, बिजनेस इनकम, एनी बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, सिमिलर एक्टिविटी। ठीक है, प्रोफेशन, a vocation requiring special skill and knowledge like CA, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल्स,
कंसल्टेंट। कैपिटल एसेट्स मींस प्रॉपर्टी, सेल परचेज कर रहे हो, लैंड बेच रहे हो, फ्लैट्स बेच रहे हो, ठीक है। शेयर्स बेच रहे हो, डिवेंचर बेच रहे हो, म्यूचुअल फंड बेच रहे हो, गुडविल बेच रहे हो, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एसेट्स। चलिए जी, यहां तक हमने कल लास्ट क्लास पढ़ा दिया था। डन। ये बाकी मेरे क्वेश्चन आंसर होंगे यहाँ पे, बोलो। जैसे आपने मार्जिनल रेट का बोला, 12 लाख से समथिंग ऊपर वो तो मिल जाती है, वो स्पेसिफिक अमाउंट है कि इतने तक ही मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। जैसे 12 लाख से 50,000 तक या 70,000 तक, ऐसा। गुड क्वेश्चन। 12,90,000 का टैक्स बताइए कितना आएगा, बताइए। इनका क्वेश्चन क्या है प्रीति का, प्रीति इज आस्किंग कि मार्जिनल रिलीफ की कोई लिमिट होती है क्या, राइट? यही क्वेश्चन है ना, बताइए मार्जिनल रिलीफ की कोई लिमिट होती है? 12,90,000 पर टैक्स कितना आएगा बताइए फटाफट। 7682। 73,500। 73,000। 500। आरती तुम्हारा क्या है, बोलो सर आरती। 73,500 और 4% मिला के, एक मिनट। टोटल बताओ भाई, टोटल। हाँ हाँ, एक सर टोटल है 76,440। नेक्स्ट। ये टोटल है। 76,480, वो 80 है, 40 की जगह, सॉरी। अच्छी। स्वयं तुम बताओ मैडम कैसे तो आएगा। स्वयं क्लास में हो तुम लोग? यस सर, निकाल रहा हूँ एक बोलते या क्यों नहीं? या आयुष, यस सर। जो क्लास में आए कि नहीं हो आज? सर थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, इसलिए आ नहीं पाया हूँ। बाकी तुम लोग अभिषेक क्लास में क्यों नहीं आए? आरती तुम क्यों नहीं आए क्लास में? सर मैं सर लेट हो गया था। बारिश हो रही थी। अरे इधर क्या? बारिश हो रही है, तब नहीं आ पाया मैं भी। बारिश हो रही थी इसलिए। बारिश हो रही थी और दूर से भी आते हैं। बताओ टैक्स बताओ फटाफट, हाँ जी, कितना टैक्स आ रहा है? ये लो जी, मेरे को तो इतना टैक्स चेंज करने में। सर मैंने टैक्स वो मैसेज कर दिया है, कितना टैक्स बनेगा। अरे वाह, अच्छा बोलने में क्या दिक्कत है? ये 10 5 ये 76,440, ठीक है। सर 76,440। तो आंसर बीसी से करेक्ट है इसमें। अब देखो आपकी इनकम कितनी है, 12,90, टैक्स कितना बन रहा है, 76,440। अब आपको मान लीजिए कुछ जीरो है, कुछ नहीं बन जा रहा, आपको 76,000 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर आपकी ये वाली जो एक्स्ट्रा इनकम है ना, जस्ट 12 लाख से ऊपर वाली इनकम, जो एक्स्ट्रा इनकम है, अगर एक्स्ट्रा इनकम से टैक्स ज्यादा बन रहा है,
ठीक है, जैसे यहाँ पर 90,000 है, टैक्स कितना बन रहा है? 76,000 में, तो आपको 76,000 देना ही पड़ेगा। अगर आपका सपोज करते हैं कि आपकी एडिशनल इनकम की 72,000 और टैक्स बन के आपका 73,000, तो आपको 1,000 का रिलीफ दे देंगे और 72,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम है 73,000 75,000 रुपए, टैक्स बन रहा है 74,000 रुपए, मतलब ये एडिशनल इनकम बता रहा हूँ 12 लाख से जस्ट थोड़ा सा ऊपर। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, आपको 74,000 टैक्स पे करना पड़ेगा। मार्जिनल लिमिट क्या हो गया? 0। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपका इनकम 80,000 रुपए, टैक्स बन रहा है 82,000 रुपीज, तो टैक्स कितना पे करना होगा? 80,000 पे करना होगा। मार्जिनल लिमिट कितना मिल जाएगा आपको? 2,000 रुपीज। दैट इज एडिशनल इनकम, दैट इज अ टैक्स। इस केस में 22,000 रुपीज पेबल हो जाएगा और 3,000 का मार्जिनल लिमिट होगा, टैक्स पेबल। ठीक है, दोबारा बताओ, 85,000 की आपकी इनकम है और 83,000 आपका टैक्स बन रहा है, तो टैक्स कितना पे करेंगे आप? 83,000। मार्जिन रिलीफ जी। क्लियर है? आगे चल सकते हैं? यस सर। यस सर। ये मैंने 1 से लेकर 13 क्वेश्चन डाले थे, किसी ने पढ़े हैं इसको? इनके नीचे आंसर भी होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 से लेकर के 13-14 क्वेश्चन डाले मैंने इसमें। आप लोग पढ़िएगा और नेक्स्ट क्लास में से पूछ के आएगा। ठीक है, इसके आंसर भी दे रखे नीचे में, ये रहे आंसर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब आज क्लास शुरू करते हैं। इतने तक तो रिवीजन किया था, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। सबसे पहले एक दो क्वेश्चन आप लोग सुनिए। इंडिया में मतलब इनकम टैक्स कौन कौन पे कर सकता है? इनकम टैक्स किसी को पे करना होता है बताइए। तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही। बिजनेसमैन हो गया, नेक्स्ट। ठीक है, कौन पे करता है? पर्सन। ओके, पर्सन, गुड। कौन से पर्सन? ओनर। सर इंडिविजुअल, एलएलपी, ओके, इंडिविजुअल मान लिया। एलएलपी, क्या इंडिविजुअल पे करेंगे? बोलो यस नो। ओके, क्या ब्रेटली पे करेगा? ब्रेटली कौन है पता है? यस सर करेगा। कौन है पता है? ब्रेटली बाहर बंदा सर है। क्रिकेटर। ट्रम्प जी पे करेंगे क्या? यस सचिन पे सर। करेंगे? ट्रम्प पे करेंगे? यस सर करना चाहिए। एलन मस्क? यस सर। बाकी लोग भी बताए। रिलायंस लिमिटेड पे करेगी? यस सर। यस सर। अमेजन करेगी? यस सर। यस सर। ये भी करेगी। देखिए जी, सचिन जी पे करेंगे, आंसर इज यस। ब्रेटली नहीं करेगा, ट्रम्प नहीं करेगा, मस्क नहीं करेगा। तो जो सर इंडिया इंडिया में रहते नहीं हैं करेंगे सर। राइट,
ठीक है, देखिए इंडिया में टैक्स पे करने के लिए आपको सबसे पहले रेसिडेंट होना इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो रेसिडेंट होना। दूसरा, इनकम जो भी है, इनकम कितनी है, 5, ये पांचों इनकम इंडिया से ड्राइव होना इंपॉर्टेंट। क्लियर है? दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहले तो इनकम कहां की होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए, इंडिया की होनी चाहिए, और दूसरा रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट का मीनिंग बताऊंगा, इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर एलन मस्क, अगर वो एलन मस्क अगर रेसिडेंट तो नहीं है, एलन मस्क बाहर रहता है, तो वो टैक्स नहीं पे करेगा। लेकिन अगर एलन मस्क इंडिया में आके इंडिया से कुछ कमाता है तो टैक्स पे करना पड़ेगा। ब्रेटली जब वो क्रिकेटर थे, ब्रेटली जब क्रिकेटर थे तो इंडिया में आते थे, मैंने तो मैच मिला हुआ लाइक, तो उस पहले तो मैच पे इनकम टैक्स पे करना होगा। क्यों? क्योंकि वो इंडिया में रह के इंडिया में कमाया था, वो इनकम अप्रूव एंड अराइज कहां पर था, इंडिया में। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखते हैं, हमें पढ़ना क्या है, फिर सबसे पहले ये पता करना है कि रेसिडेंट की मीनिंग क्या होती है। रेसिडेंट की मीनिंग क्या होती है, सबसे पहले हमें ये पता लगाना है। अगर हमने ये पता लगा लिया कौन बंदा है रेसिडेंट है, कौन नॉन रेसिडेंट है, तो खत्म ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले नोट डाउन बनाइएगा, नोट डाउन कीजिएगा इन चीजों को, वैसे नोट्स उसमें है पीपीटी में। इंडिविजुअल, एचयूएल, कंपनी, एलएलपी, फर्म, एओपी, बीओआई, ट्रस्ट, ईटीसी के लिए हम क्या देखते हैं कि इसका कंट्रोल, डिसीजंस कहां से लिया जा रहा है। अगर पार्टली और होली, मतलब सारे के सारे डिसीजंस या थोड़ा सा डिसीजन इंडिया से लिया जा रहा है तो रेसिडेंट। दोबारा बता, मैं अभी इंडिविजुअल एचयूएल के बारे में बता रहा हूं। अभी इंडिविजुअल जो 7 चीजों में से इंडिविजुअल एचयूएल छोड़ दे रहा हूं, फिर बता रहा हूं आपको। ये देखिएगा, पढ़िए इसको, इसको पढ़िए पहले, केवल अभी ये पढ़िए, मैं भी ये पढ़ा दूं। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली और पार्टली इन इंडिया। ठीक है, रेसिडेंट कब होगा, अगर इनका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहां से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। लिखा है देखो, होली और पार्टी लिखा हुआ है, मतलब 1% पार्ट ही इंडिया से है, तो दैट इज कॉल्ड रेसिडेंट। लेकिन अगर पूरा पूरा कंट्रोल ही बाहर से हो रहा है, देन क्या होगा, नॉन। समझ में आ गया? इंडियन कंपनी है तो रेसिडेंट होगा ऑलवेज। फॉरेन कंपनी है, अगर रेसिडेंट इन प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया। पीओएम का मतलब क्या होता है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, मतलब क्या होता है कि बिजनेस के डिसीजंस वगैरह कहां से लिया जा रहा है। अगर वो इंडिया से लिया जा रहा है तो रेसिडेंट, नहीं तो नॉन रेसिडेंट। दोबारा बता रहा हूं, क्लियरिटी देखिएगा, मतलब कि अगर आपका कंपनी, एलएलपी, फर्म, पार्टनरशिप फर्म,
एजेपी, बीओआई, एओपी, इन सब का क्या देखेंगे आप? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ठीक है। अगर 100% इंडिया से है तो क्या होगा? अगर 100% बाहर से है तो क्या होगा? सर 100% इंडिया से है तो इंडिया से है तो क्या होगा? रेजिडेंट होगा, और आउटसाइड होगा तो नॉन रेजिडेंट होगा, और टू और परसेंट में भी 2% इंडिया से है तो? रेजिडेंट होगा अगर 98% इंडिया से है तो भी रेजिडेंट ही होगा। मतलब अगर होली मतलब पार्टली तो 1% ही हो गया ना। अगर 100% आउटसाइड इंडिया होगा तो क्या होगा? नॉन रेसिडेंट। ऑन रेस्ट। इट मींस अब मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूँ, कल को आप किसी कंपनी के अकाउंटेंट बनेंगे, कंपनी खोलेंगे, तो अगर कंपनी बाहर की है, सपोज करो अमेज़न कंपनी बाहर की है, गुड मॉर्निंग लेट क्यों? बारिश 9 से 10 बजे आ रहे हैं बारिश में लेट, तो बारिश लड़ जा बेटा, टाइम करने की कोशिश कर, क्या करो देखो, कोई बाहरी कंपनी नाम बताओ, फेसबुक ले ले, मेटा ले लेते हो, मेटा है ना, मेटा कंपनी होगी, उसकी ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, जर्मनी, हांगकांग, यूएस, यूके, पता नहीं हर जगह होंगे, इंडिया। तो मेटा का जो कंट्रोल है कहां से होगा? जहां इसका हेड ऑफिस होगा। ठीक है, हेड ऑफिस से यूएस में होगा मेरे ख्याल से। तो जो इंडिया में बिजनेस किया, मान लो जर्मनी में किया 100 करोड़ का बिजनेस, हांगकांग में किया 100 करोड़ का बिजनेस, इसमें किया 100 करोड़ का बिजनेस, और इंडिया में भी किया 100 करोड़ का बिजनेस, तो मेटा को इंडिया में टैक्स कौन सी इनकम में देना पड़ेगा? 120 मान लेते हैं, कितने में देना पड़ेगा? 120 करोड़ में। क्यों? क्योंकि इसका कंट्रोल कहां से हो रहा है? यूएस से, और ये क्या है? नॉन रेसिडेंट हो गया। तो नॉन रेसिडेंट के केस में जो खाली इंडिया से इनकम होगा उस पर टैक्स पे करो। ठीक है। अगर इस कंपनी का नाम मैं चेंज करके लिख दो रिलायंस, अभी इस केस में कितने टैक्स पे होगा? 120 करोड़ के मान लीजिए। किस पे? इस पे टैक्स पे होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट है। अब दोबारा देखो, अगर मैं इसी एग्जांपल को कर दे तो रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस ने भी आउटसाइड इंडिया में ये काम करती है। मान लो यूके में इसने 100 करोड़ का बिजनेस किया, यूएस में 100 करोड़ का बिजनेस किया, जर्मनी में 100 करोड़ का बिजनेस किया, इंडिया में 120 करोड़ का बिजनेस किया। बताइए टैक्सेबल कितना होगा? 420 करोड़। क्लियर है? क्यों? क्योंकि रिलायंस कौन सी कंपनी है? इसका रेसिडेंट कंट्रोल किसके पास है? इंडिया के पास रेसिडेंस। इनके मैनेजमेंट कहाँ बैठते हैं? मुंबई। इंडिया के अंदर। हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई। कंट्रोल कहाँ से लेते हैं? मुंबई। मुंबई कहाँ है? मुंबई। इंडिया। ये क्या हो गया? रेजिडेंट। रेसिडेंस। क्लैरिटी समझ में आ रहा है कि यस। रेसिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट क्यों है? यस सर। ठीक है। वैसे ही अब आ जाओ, कोई इंडिविजुअल है, नाम क्या तुम्हारा? आयुष। आयुष है, आयुष 23-24 में इंडिया में था, 24-25 में भी इंडिया में था, 25-26 में 30 जुलाई को बाहर चला गया। ठीक है। तो 3 महीने से यहाँ सैलरी कमाया, मान लेते 5 लाख में सैलरी, तो 15 लाख रुपए हमें कमाया, और 1 अगस्त से बाहर चला गया यूके, वहां पे 5 लाख ईच कमाया। कितने हो गए? 8 में 40 लाख। अब बताओ ये टैक्स किस पे करेगा? 15 लाख पे, इंडिया को 40 लाख पे, या 55 लाख? सर 55 लाख। 55 लाख पे।
सर 55 लाख 15 वाले हाउस है। 15 इंडिया में कमाई थी और बाहर जाके ये कमाई। हाँ, इंडिया में 15 लाख कमाया, फिर वो बाहर चला गया, सर बॉम्बे चला गया। 55 लाख थे एक का आंसर है 15 लाख, 55 लाख, सर 55 लाख 55 लाख। और लोग बताएं, बाकी लोग पढ़ने नहीं अभी क्लास में। बात 15 5 40 65 पे लगेगा सर। मैं कहाँ से आ गया 65? भाई 65 कहाँ से आ गया? सर सॉरी सॉरी 55 आरती, 55 पे ही लगेगा। कैसे लगे? 55 लाख बहुत है भाई। चलो जी, इसका आंसर मैं दूंगा ही। आप पढ़ते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। चलिए, रेसिडेंशियल स्टेटस आपको याद करना है। सेक्शन 6 बोलता है। सेक्शन 1 क्या था पता है किसी को? सेक्शन 2 क्या था पता है किसी को? सेक्शन 2 में डेफिनेशन देनी होती है सबको तो 3 क्या ग्रुप था? को। टैक्स। ठीक है। 4 था आपका वो टैक्सेशन। फिर तब ये आएगा 5 यूनिट्स ऑफ इनकम 6 ही था। ठीक है जी। सो अब पर्सन रेसिडेंशियल हो सकते हैं। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है आपको? स्टेटस रेसिडेंशियल है या नॉन रेसिडेंशियल। फिर टोटल इनकम वो कौन बताएगा? सेक्शन 5। और फिर टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। Residential status can change from year to year. A person who was resident or ordinary resident last year may well be the non-resident in this year, purely based on the spent in India and other countries. Clear है? चलिए जी, पढ़िए। अच्छा, हम इंडिविजुअल एचओ को तीन तीन भाग में बांटते हैं। रेसिडेंशियल मतलब आरओआर, आरएनओआर एंड नॉन रेसिडेंट। अब बाकी कंपनी जो फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई कंपनी एंड अदर्स, वो तो रेसिडेंट होते हैं या नॉन रेसिडेंट होते हैं? रेसिडेंट के लिए क्या बोला था मैंने? मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कहां से होना चाहिए? पार्टली या फुली फ्रॉम इंडिया। और इंडिया। नॉन होना चाहिए मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फुली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। क्लियर है? बस अब आता है कि यहाँ पे आता है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, यही पढ़ते हैं। देखिए, अगर कोई इंडिविजुअल टैक्स ईयर में 180 डेज और मोर इंडिया में था तो दैट इज रेसिडेंट। क्लियर है? कोई भी व्यक्ति फिजिकल स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट टैक्स ईयर कितना है? 182 डेज और मोर। अगर कोई 184 दिन इंडिया में था, वो क्या है? रेसिडेंट। और सारी इनकम पे टैक्स लगेगी। ठीक है। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो खाली इंडिया में जो कमाया है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो रेसिडेंशियल स्टेटस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? 182 डेज कहां होना चाहिए? इंडिया। तो क्या है? रेसिडेंशियल। चलो 182 डेज नहीं है, बंदा 62 दिन इंडिया में था, 63 डेज था, तो अब पिछले 4 दिन का देखिए, सॉरी 4 साल। अगर पिछले 4 साल में 365 दिन इंडिया में है तो भी रेसिडेंट। मतलब कि अगर कोई 182 दिन से ऊपर है तो रेसिडेंट है। चलो 182 दिन नहीं हुआ, वो 60 दिन वाला फर्क। अभी जो तुम्हारा क्या था ये आयुष, जुलाई तक इंडिया में था, तो जुलाई तक कितने दिन बनते हैं? 30 दिन अप्रैल के, 30 दिन मई के, 30 दिन जून के, 30 दिन जुलाई के, बीच में एक 21 दिन और ऐड कर लो।
122 दिन हो गए, 60 दिन से ऊपर हो गया। पहला पहला क्रॉस तो नहीं कर पाया, 182 दिन तो नहीं क्रॉस कर पाया। तो चलो अभी हम रेसिडेंट में थोड़ा सा डाउन हो रहे हैं, लेकिन एक और लॉ है, 60 प्लस 365 दिन, ठीक है। तो 120 दिन तो इंडिया में था भाई साहब, और पिछले साल की हिस्ट्री निकालोगे तो इंडिया में पड़ा हुआ था। तो क्या हो गया, तो टैक्स पूरे पे लगेगा, आंसर इज यस। लेकिन अगर वो मई में ही चला जाता 15 मई को, तो 15 में कितने दिन बनते हैं, 30 दिन अप्रैल के, 45 दिन। तो सेकंड कंडीशन में बैठ गई डायरेक्ट नॉन रेजिडेंट, तो बाहर की जो इनकम थी उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जो इंडिया की इनकम थी उस पर टैक्स लगेगा। क्लियर है। 8 दिन होने चाहिए टैक्स रेगुलेशन। मिनिमम 60 दिन हुआ तभी आगे बात होगी, ठीक है, कोई दिक्कत। इफ नाइदर कंडीशन इज मेट, मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं मिलता, मतलब बंदा 38 डेज था, तब आगे चलते हैं। इफ द इंडिविजुअल इज नॉन रेजिडेंट फॉर द टैक्स ईयर, इफ आइदर कंडीशन इज met, if the individual is resident and we then move to the second step to check whether ROR और ROR, मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन है तो और लिखा होगा, दोनों में से कोई भी कंडीशन मैच होती है तो फिर हम चेक करेंगे कि वो RNR है या नहीं, ठीक है। चलिए देखो सेकंड कंडीशन कौन सी थी, 60 डेज वाली। इस केसेस में मान्य नहीं होगा, कौन से केसेस में, जो इंडियन सिख पे काम करता है ना आता है, उसके लिए वाला काम नहीं करेगा, इसके लिए कौन सा होगा, 1 2 डेज वाले काम करेगा। एम्प्लॉयमेंट के लिए चला गया तो भी वो 60 डेज वाला काम नहीं करेगा। जैसे ये भाई भाई साहब कब गए थे, जुलाई में चले गए, 180 दिन से नीचे है, 122 दिन में चले गए था, लेकिन किसी के लिए काम धंधा कमाने के लिए गए बाहर, तो 60 दिन वाला लॉ काम नहीं करेगा। इट मींस 182 डेज ही देखना होगा, तो दोबारा क्या हो गया वो नॉन रेजिडेंट। पर्पस जरूर चेक करना। अभी मतलब से क्लाइंट ने, एक क्लाइंट का हमने काम किया था, वो सच में मई या जून तक इंडिया में थे, मतलब 182 डेज हुआ नहीं था, एंड ही लेफ्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट। अभी कौन बताएगा सर एम्प्लॉयमेंट के लिए गए थे कि घूमने के लिए गए थे, हो सकता है ना कि बंदा इंडिया में बैठ करके बाहरी कंपनी में काम करता हो, 6 महीने वो यहाँ बैठ के 5 लाख कमाया, और फिर वो उसी कंपनी में काम करके बाहर चला गया और घूमने बाहर इंडिया घूमने लग गया था, तो इसलिए वो 6 महीने बस घूमा, कंपनी वर्क फ्रॉम होम था, कहीं भी लैपटॉप लेके काम कर रहा था। कौन बताएगा कि एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया था या घूमने के लिए बाहर गया था, भाई पॉसिबल है, वर्क फ्रॉम होम है आजकल। भाई आयुष ने अप्रैल मई जून जुलाई यहाँ पे काम किया, 4 महीने में 15 लाख रुपए कमाए, अब फिर इसका मन गया कि भाई मेरा तो वर्क फ्रॉम होम है, मैं लैपटॉप उठाता हूँ, 2 महीने जर्मनी में रहूंगा, वहां एक्सप्लोर करूंगा, 8 घंटे काम करूंगा, 16 घंटे एक्सप्लोर करूंगा, 2 महीने वहां घूम लिया, अब यूरोप जाऊंगा, अब एक्स कंट्री जाऊंगा, वाई कंट्री जाऊंगा, ऐसे करते 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 इसने पूरी साल निकाल दिया। क्या ही एम्प्लॉयमेंट के लिए गया था बाहर, इसलिए क्या था, कौन बताएगा मुझे, लॉजिकली कभी 122 दिन बनाना ही क्या करें, ये तो बोल देगा इसमें तो बाहर एम्प्लॉयमेंट में गया था, कौन प्रूफ करेगा एम्प्लॉयमेंट में गया था कि कैसे गया था, घूमने गया था। अगर ये 122 दिन इंडिया में रह के बाकी दिन गया बाहर घूमने अदर देन एम्प्लॉयमेंट, तो 60 प्लस 365 वाला डेज लगेगा और ये रेसिडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर ये एम्प्लॉयमेंट के लिए गया था तो ये नॉन रेसिडेंट हो गया, खाली इंडिया की इनकम में टैक्स लगेगा। एम्प्लॉयमेंट के लिए गया था कि नॉन एम्प्लॉयमेंट के लिए गया था, कौन बताएगा, ये बताओ मुझे, कौन बताएगा।
वीजा पे ठप्पा, पासपोर्ट पे ठप्पा लगता है एम्प्लॉयमेंट का, अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे होंगे। बाकी हर जगह पे ट्रैवल स्टैंप लगता है, वो बिजनेस स्टैंप लगता है। अगर घूमने जाते हो तो ट्रैवल का स्टैंप लगता है उस पर। तो इसके पे पासपोर्ट पे क्या ठप्पा लगेगा? ट्रैवल वाला। 2 महीने यहाँ, 2 महीने यहाँ, 2 महीने यहाँ, 2 महीने यहाँ, 2 महीने यहाँ। सर अगर वो एम्प्लॉय का अलग एक दिन वो कौन लगाता है ट्रैवल ठप्पा? ये खुद थोड़ी लगाता है। अलग अलग कंट्रीज होती है, बैसेज लगाती है ठप्पा। ये खुद लगा लेगा क्या? समझ में आया? तो कोई बंदा अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए छोड़ के जा रहा है तो भाई वो नॉन रेजिडेंट हो गया, बात खत्म। लेकिन अगर वो घूमने के लिए गया, भाई कर सकते थे ना, तो उस केस में क्या होगा? घूमने के लिए गया है तो 182 डेज वाला 60 और 365 रूल चेक करना ही करना है। और सर अगर बंदा बाहर भी कमा रहा है कुछ कुछ ऐसा काम करके इंडिया में भी कमा रहा है जो पता नहीं चल रहा, ऐसे पिक्चर नहीं। एग्जांपल दो, बताओ क्या काम होता है? जैसे मेरे चाची वियतनाम में काम करते हैं गुड, और वो इंडिया से अकाउंट पे काम भी करते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है। तो तुम्हारे जीजा जी इंडिया में कितने दिन रहते हैं? वो अभी लास्ट ईयर भी गए हैं, पहले यही थे। एम्प्लॉयमेंट के लिए गए? हाँ। एम्प्लॉयमेंट वीजा में गए? हाँ। तो लास्ट ईयर जितना दिन वो इंडिया में रहे, तो एक तो उस इनकम पे टैक्स, उसके बाद जो यहाँ से अकाउंटिंग करके कमा रहे हैं उस पे टैक्स, बस। वियतनाम की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा इंडिया में। बट सर वो पता कैसे चलेगा गवर्नमेंट को कि यहाँ काम करके कमा रहा है या उनके अकाउंट से जाएगा? तो ऐसे पैसे कहाँ पे आएंगे? मेरी दी के अकाउंट में भी आ सकते हैं। तुम्हारे दी के अकाउंट में लगा सकता है तो तुम्हारी दी की अकाउंट में होगा, हाँ। वो गवर्नमेंट नहीं पता लगा सकती अनलेस कि उनके ऊपर छापा पड़े, अनलेस कि उनके ऊपर रेड हो, अनलेस कि उनको जेल में जाकर पूछा जाए हाँ भाई बता। मतलब पता कैसे चलेगा इनकम कहाँ है? बैंक अकाउंट। लॉजिकली अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, जो लॉजिकली एज पर लॉ जो इनकम जो कमाया है तुम्हारे जीजा ने कमाया है, तो वो उनकी इनकम में होना चाहिए, ना कि तुम्हारी दीदी के अकाउंट में। सेक्शन 64 पुराने एक्ट में था, जिसमें हम इनकम को क्लब करते थे कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है और उस पर रेंटल आ रहा है 1 करोड़ रुपए, और आपके पास ऐसी ऐसी 3 3 प्रॉपर्टी है, तो आपने एक प्रॉपर्टी बीवी के, एक रेंटल इनकम बीवी के अकाउंट में दे दिया और एक बोला पापा के अकाउंट में आएगा, और तीनों इनकम को आपने बांट दिया। तो इस केस में क्लब में जाता है कि प्रॉपर्टी का मालिक कौन? इनकम किसकी? चालू कर दी क्या करी कि मैंने एक रेंटल बीवी के अकाउंट में ले लिया, एक अपने पिताजी के अकाउंट में ले लिया। तो इस केस में आपको किसी के बैंक अकाउंट में है उस पर लग रहा है क्लब में, और तीनों इनकम मेरी अकाउंट है, ठीक है। तो आपकी जैसे के केस में जो इंडिया में कमाया है उस पर टैक्स लगेगा, वियतनाम पे टैक्स नहीं लगेगा। और जो इनकम फ्रीलांसिंग से आ रहा है वो तुम्हारे जीजा जी के अकाउंट में आ रहा है, दीदी के अकाउंट में आ रहा है, तो जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक दीदी अकाउंट टैक्स पे करेगी, जब कहीं पकड़े गए उस पर फिर इनके क्लबिंग की जाएगी और क्लबिंग करके इस पर टैक्स, ठीक है। कोई दिक्कत? तो अब आता है आपका, देखिए, अच्छा, अगर कोई इंडिया विजिट करता है, विजिट टू इंडिया, तो 182 डेज से 120 दिन हो जाएगा। किस केस में? जो आते जाते रहते हैं इंडिया में, जैसे ब्रेटली खेलने आ गया, फुटबॉल खेलने आ गए, सिंगर भी इंडिया में आ गया, नाच गाना गाया गया, चला गया, तो इंडियन इनकम पे टैक्स हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है? नॉन रेसिडेंट। तो नॉन रेसिडेंट में कौन सी इनकम टैक्स होगी? जो खाली इंडिया है। क्लियर है भाई? अब आते हैं डीम्ड रेसिडेंट, even with 0 days in India। भाई अगर वो इंडिया का सिटीजन है तो इंडिया में 0 दिन भी है तो भी इंडियन ही है। The act deems certain person to be resident even if they did not spend a single day in India during the tax year। क्या हो? अगर वो इंडिया का अगर सिटीजन है तो वो रेसिडेंट है, बात खत्म, ठीक है।
कहीं और टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है इंडिया में टैक्स पे करने। ठीक है, बेस्ड ऑन डिविडेंड टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम 15 लाख रुपए से, मतलब ये रेसिडेंट की बात नहीं आ रहा है। ठीक है जी, डिविडेंड से बात। अब आता है आरओआर कैसे होता है और आरओआर कैसे होता है। मतलब आरओआर के लिए हो गया कि सबसे पहले 60 डेज प्लस 120 डेज वाला क्लासिफाई कर ली, सॉरी 60 डेज प्लस 365 डेज वाला टैक्स ईयर 60 दिन और पिछले 4 साल में 365 दिन। उसके बाद अगर पिछले 10 साल में 2 साल रेसिडेंट है प्लस 7 साल में 720 था तो क्या हो गया वो आरओआर। ठीक है, और इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो आरओआर हो जाएगा। बोलो सर ये क्यों निकाल रहे हैं आरओआर आरओआर, क्योंकि इसमें भी ऐसा लगता है जैसे आपकी जो इंडिया एक होती है इनकम 3 तरीके की होती है। एक होती है इंडिया अप्रूवल इंडिया, मतलब काम भी क्या कमाया भी और मिला भी। एक होता है कमाया कहीं और इनकम मिला यहाँ, एक होता है कमाया यहाँ और इनकम बाहर मिली। तो उस चीजों में आपकी जो यहाँ पे आती है आरओआर, आरओआर, आरएनओआर और नॉन रेसिडेंट, ये तुम्हारे रेसिडेंट के पार्ट है ये दोनों। ठीक है, आप पढ़ लीजिए ध्यान रखिए द कंप्लीट रोड मैप ऑफ इंडिविजुअल। अगर बेसिक कंडीशन एक और दो सेटिस्फाई है, एक कौन सा है 182 डेज और दो क्या था 60 प्लस 365 डेज सेटिस्फाई है। आंसर इज नो, तो क्या है नॉन नेसेसरी। आंसर इज यस, अगर यस आता तो क्या करो स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या था कि पिछले 2 आउट ऑफ 10 में रेसिडेंट होना चाहिए प्लस 735 दिन इंडियन होना चाहिए 7 सालों में, तो क्या हो जाएगा आर होगा। अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा आर। मतलब कि आर को आर होने के लिए 4 कंडीशन। पहला 182 डेज, दूसरा 60 प्लस 365 डेज, तीसरा 2 आउट ऑफ 10 ईयर रेसिडेंट होना चाहिए और तीसरा 7 सालों में 735 दिन होना चाहिए। कितना 735 730 होना चाहिए और कितना था 730 ही है। हाँ 730। तो अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाई है तो क्या होगा आर ओ आर। और अगर वो आर ओ आर है तो दुनिया जहां की इनकम कहां टैक्स होगा इंडिया। ठीक है, इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो क्या हो गया नॉन एलिजिबल। ठीक है जी, इनमें से अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो क्या हो जाएगा आर एंड ओ। क्लियर। ये रूल्स रिलैक्सेशन होते हैं इसके लिए जो कैटेगरी वो जो क्रू मेंबर्स वगैरह होते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है जी, एग्जांपल्स पढ़ लेना, एग्जांपल्स आप लोगों के लिए डाला हुआ है पढ़ लेना, कल क्वेश्चन पूछना। अब आ जाइए मिस्टर बी कैनेडियन सिटीजन, कहाँ का सिटीजन है। फर्स्ट मिस्टर इंडिया इन 22-23 ओवर 5 ईयर 22-23 स्टेबल 50 60 90 100 150 70 डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। देखो टोटल वर्किंग डेज कितना हो गया 70 दिन, बिलो 182। ठीक है, प्रेसिडेंट 5 ईयर में कितना हो गया 355 दिन। लेटेस्ट कितना था 26-27 में कितना है 70 दिन का। ओके 60 डेज से ऊपर है तो कौन सा कंडीशन देखेंगे हम। अगर 60 डेज से ऊपर है तो कंडीशन कौन सा देखेंगे हम 365 वाली।
दोबारा देखिए, ये 2026 का, इसमें कितने साल रहा है? 70 दिन। ना 180 दिन का क्रॉस हो गया, 180 दिन हम बीट नहीं कर पा रहे, तो 60 प्लस 365 देखिए, तो 70 दिन तो है, तो सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, बट सेकंड कंडीशन के लिए मैच नहीं कर पा रहे, तो सीधा नॉन हो जाए सीधा। क्यों? 182 डेज है नहीं, 60 प्लस 365 है नहीं, तो क्या हो गया? नॉन यही तो बोला था ना यार, क्या पढ़ा? या तो 1 या 2, अगर दोनों नहीं है तो क्या हो गया? नॉन रेसिडेंट। बात ही नहीं। और ये नॉन रेसिडेंट तो कौन सी इनकम टैक्स बोलोगी? बताइए बताइए, कौन सी इनकम टैक्स बोलोगी अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो? ओनली ओनली जो इंडिया में कुछ कमाएगा, अप्रूव इंडिया की वो बढ़ाएगी, ठीक है। बाकी मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ, फॉर्म, एलएलपी, बीओआई का मैंने बता दिया शॉर्ट में। शॉर्ट में उसके समझ, डिटेल उसके समझ। एचयूएफ के केस में क्या होगा? अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स सिचुएटेड होली और पार्टी इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर, नॉन रेसिडेंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी। इसमें भी सेम लग जाता है आपका, कर्ता का देखते हैं इसको स्टेटस, वन फैमिली टू सेपरेट रेसिडेंशियल स्टेट्स देखते हैं, एंड एक्चुअल बिजनेस इज रन एंटायरली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, where all the policy decisions are taken, Mr. E, the Karta, born in Kolkata, visits India after 50-year gap, arriving on 1st June or leaving on 1st December in tax year, determine the residential status of Mr. E and H. देखो बड़ी सॉरी, क्या बड़े चीज बना है? कह रहा है मिस्टर ई क्या है? क्या है? नहीं वो तो बताएंगे अभी। मिस्टर ई कोलकाता में पैदा हुआ, इंडिया कब आया? भाई साहब 26 में, 182 दिन तो कंट्रोल हो रहा है सबसे पहले बात। और ये इंडिया ओरिजिन का भी, इंडिया में पैदा हुआ 182 दिन क्रॉस हो गए, लेकिन एशियन का बिजनेस कहां से चल रहा है? ऑस्ट्रेलिया से। भाई पढ़ो, ऑस्ट्रेलिया का हुआ है, बोल रहा है कि मुझे मिस्टर ई का बताओ रेसिडेंशियल स्टेटस और एचओ का रेसिडेंशियल स्टेटस। पढ़ते कंडीशन 1 satisfied. He is resident but having a return after 15 years. He fails to 2 out of 10 and 7 out of test. तो ये क्या हो गया? R and O, ठीक है। नेक्स्ट 15 साल के बाद आया तो क्या हो गया? R and O R। HF क्या होगा? HF residents follow control and management of affairs, not the कर्ता percentages in India। ये कहां से चल रहा है? ऑस्ट्रेलिया से चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट। कहां पे लिखा है? एचयूएफ इज नॉन रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि इसको कंट्रोल कहां से किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया से किया जा रहा है, ठीक है जी। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। आरएनओआर कैसे हुआ? तो वो 15 साल बाद रिटर्न हो रहा है, तो ना तो उसके साथ 730 वाली। भाई एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करो उसकी, 182 डेज। देखो 4 कंडीशन, 182 डेज, 60 प्लस 365। अगर दोनों में से कोई भी एक हो जाता है तो हम पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। 7 आउट ऑफ 7 साल में 730 दिन, या 2 साल में 10 साल में 2 साल, तो ये दोनों, अगर इन दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाता है तो हम ये दोनों चेक करते हैं। अगर ये दोनों हो जाए तो आर वन हो जाता है, और दोनों नहीं होता तो क्या होता है? आर एन वन हो जाता है। मतलब इसमें जो खाली इनकम इंडिया में कमाएगा ना, खाली वही टैक्सेबल होगा, जो इसके आने की वजह से जो यहाँ पे टैक्सेबल हुआ है ना, जो इंडिया में आया है। अब मान लो एफडीएफ में पुराने ऑस्ट्रेलिया की इनकम ऑस्ट्रेलिया में कर रखी होगी, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है जी। क्लियर है? दोबारा बताओ। चलिए जी, कंपनी केस में क्या देंगे? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, पीओए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई अगर इंडिया से है तो रेसिडेंट, कोई अगर आउटसाइड इंडिया से है तो नॉन रेसिडेंट। पीओए अगर थोड़ा भी इंडिया से है, रेसिडेंट।
क्लियर? किस केस में? कंपनी केस। तो अब अगर इस बार बताओ कि इंडिविजुअल के लिए क्या करना है, बताइए। इंडिविजुअल के लिए सबसे बड़ा बिल्डर है 182 दिन अगर इंडिया में है, या 62 60 प्लस 365 डेज इंडिया में है, तो क्या है? रेसिडेंट। अगर ये पैरामीटर सेटिस्फाई नहीं हो तो आपके लिए क्या होगा? नॉन रेसिडेंट। अगर फिर अगर रेसिडेंट हो गए तो हमें दो चीज देखती है, रेसिडेंट प्लस नॉन रेसिडेंट। सॉरी, R1 प्लस R1। ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, किसके लिए? 2 आउट ऑफ 10 ऑर्डिनरी रेसिडेंट, 7 आउट ऑफ 30, 730 ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर दोनों सेटिस्फाई नहीं हुआ, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, ध्यान में, एक भी दोनों, अगर दोनों सेटिस्फाई होंगे तो ROR सारी इनकम टैक्स है। दोनों में से अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं है, 2 आउट ऑफ 10 या 7 आउट ऑफ 730, तो क्या हो जाएगा? एक भी नहीं है तो भी R1 रहेगा। अगर दोनों सेटिस्फाई हो जाता है तो क्या होगा? RNO। और इसको फायदा है, इसमें बाहर वाले इंडिया में तो खाली इंडिया से कमाएगा, कोई टैक्स नहीं है। देखिए जी, इसको टोटल इनकम क्या क्या हो गया? मेन चीज होता है पॉइंट ऑफ टाइम। वंस रेसिडेंस स्टेटस इज फिक्स्ड, सेक्शन 5 टेल्स क्या? Which income entered the total income of the assessee? assessee कौन होता है? सर जो टैक्स पे करता है, इनकम टैक्स पे करता है। The scope depends on the three things: residential status, place of occurrence, and point of time. The four blocks of income leads to, let's clarify, income received और receiving in India. मतलब या तो रिसीव हो गई या होने वाली है। Income accrue, arise, due to accrue, arise in India. Income accrue, arise outside India from business control in India, and any other income accrue outside India. मतलब ये तो इंडिया के बाहर ही, इससे तो कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किस किस चीजों से? इससे इनकम तक होगा अगर वो रेसिडेंट होगा, माफ कर। ये चार तरह की इनकम है, दोबारा समझना। इनकम रिसीव और ड्यू टू रिसीव इंडिया, मतलब आपने कोई भी काम किया, ठीक है, कोई भी काम किया और पैसा इंडिया में ही मिला। नेक्स्ट आता है इनकम अक्रू अराइजिंग और ड्यू टू अक्रू अराइजिंग इंडिया। पहला तो रिसीव इंडिया में हुआ है, दूसरा कमाए इंडिया में। मतलब देखो यहाँ पे ये हो सकता है कि पहले वाले में प्रॉपर्टी दुबई में, पैसा आपके इंडिया अकाउंट में, दूसरे केस में प्रॉपर्टी इंडिया में, रेंटल इनकम इंडिया में है। तीसरी इनकम है इनकम अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम, तीसरा ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी इंडिया में इनकम होगा कि दुबई अकाउंट में होगा। चौथा है कि प्रॉपर्टी की आउटसाइड इंडिया, वैल्यू आउटसाइड इंडिया है। दो है, पहला क्या है? प्रॉपर्टी कहीं भी है पर इनकम इंडिया में मिली है। दूसरा क्या है? प्रॉपर्टी भी इंडिया में और पैसा भी इंडिया में मिला। तीसरा क्या है? प्रॉपर्टी आउटसाइड, सॉरी, प्रॉपर्टी इंडिया में, पैसा बाहर मिला। पॉसिबल है। और चौथा है कि दोनों कुछ बाहर है। तो इसमें ये, इससे ये समझ में आएगा कि जो आर होगा वो सब पे टैक्स पे करेगा, जो एन होगा वह नॉन रेजिडेंट है, इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, सॉरी, इनकम अप्रूव अराइजिंग इन इंडिया, एक तो इसको टैक्स पे करेगा। ठीक है, बाकी देखते हैं किससे मिल रहा है, आप लोग चेक करो। ठीक है, चलो ये लो आ जाओ। इसलिए पढ़ाया गया आर ओवर क्यू है, आर ना क्यू। आगे स्लाइड के साथ उधर इस स्लाइड को बोल के दिए रट्टा मारो। अगर आप रेसिडेंट हो तो सब पे टैक्स पे करना था, नॉन रेसिडेंट हो तो खाली दो पे टैक्स पे करते हैं। क्यों? जो इंडिया में पैसा मिला उस पे, और जो इंडिया से कमाया। अगर आपने कोई इंडिया से कमाया है और पैसे बाहर ही लिए, अप्रूव, ठीक है हाँ,
एनालिसिस लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है? ये आप लोगों को याद रखना है। देखो, ROR is tax वर्ड लिखा, ROR is tax like resident minus foreign, मतलब ये नहीं। और NR unless इधर ना करोगे, NR is a tax only the income that touch India, मतलब देखो यहाँ ये इंडिया की और ये मिला हुआ है, इसमें नहीं होना टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, यही पढ़ना इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप लोग इंडिविजुअल्स के आइडिया बताएंगे ना कहाँ से, जब आप लोग इंडिविजुअल्स के आइडिया बनाना कहाँ से, जब आप लोग इंडिविजुअल्स के आइडिया बनाएंगे तो ये काम आएगा आप लोग। जब आप बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में जाएंगे तो वहां पे ये खाली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कंपनी है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस आपको पता होना चाहिए, इसलिए पढ़ाया जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ज्यादा कॉन्टेंट नहीं करना, अकाउंटेंट बनने की, बट चीजें पता होनी चाहिए। कल को आपको क्या होगा, अपनी फॉर्म खोल के बैठ जाए, CFO का काम सीख लो, मैं तो अकाउंटिंग संभालना होगा, ये पता होना चाहिए। क्या काम उसमें हेल्प करते, प्रैक्टिस, उससे प्रैक्टिस करनी है, वो काम है मेरा। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, देन आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। अब बता दो मुझे, जो बंदा है स्टार्टिंग में हम पूछ रहे थे, बताओ बहुत इनकम टैक्स है इसकी, बता दो। जब एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है तो 15 लाख, एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं किया तो 55 लाख, पूछो क्यों? ROR हो जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि भाई 122 दिन हो गया, तो 22 दिन हुआ नहीं हुआ, 30 जुलाई में 120 ले लो, चलो 120 दिन हो गया, प्लस 60 दिन से ऊपर ही है, और पिछले पूरे जन्म से लेके अब तक यही था इंडिया, तो ROR हो गया। अब ROR हो गया भाई, पूरे में टैक्स देगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए तो ये नॉलेज देगा पूरा, नेक्स्ट ईयर जो भी 50-55 लाख रुपए कमाएगा ये, नेक्स्ट ईयर 27-28 किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट वीजा के लिए, सीधा नॉलेज। अगर इस केस में भी ये नॉलेज एम्प्लॉयमेंट वीजा पे जाता तो खाली 15 लाख ऐसा, क्लियर? तो इसमें आगे कुछ एग्जांपल्स होंगे, मैं क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग थ्योरी पढ़ के आएंगे, मेरे के आगे कुछ नहीं है, एग्जांपल्स दे रखे हैं बहुत सारे, एग्जांपल्स पढ़िए और बहुत सारे क्वेश्चन इनको पढ़ के आइए और बताइएगा मुझे कोई क्वेश्चन कुछ दिक्कत हो, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाला हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेशन कैसे होती है, ठीक है। मतलब अगर आपकी रेंटल इनकम आ रही है तो उसके टैक्स कैसे लगता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सैलरी, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैपिटल गेन, उसके बाद हम पढ़ेंगे PGT, उसके बाद हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 4-5 चीजें पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि इनकम के हेड्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे TDS के रेट्स, फिर हम पढ़ेंगे डिडक्शंस, इससे आपकी इनकम टैक्स पूरा हो जाए, उसके बाद पढ़ेंगे नोटिस आना तो क्या है, ठीक है। डन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एनी डाउट ऑनलाइन वालों?